हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ मीनिया विद मनीष। आज हम लोग अपना एक फिर से नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट का। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन गिवन अंडर सेक्शन 4 एंड 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इसके पहले हम लोग ने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से मैक्सिमम चीज़ें पढ़ ली हैं, समझ ली हैं। ये टॉपिक एक ऐसा है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन से केस लॉज बहुत पूछे जाते हैं, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, लेकिन केस लॉज इससे अच्छे खासे आते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम लोग ये टॉपिक पढ़ते क्यों हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन जो हम लोग पढ़ते हैं, तो ये अगर आज के परिवेश में देखा जाए तो इसकी इम्पोर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं है। रीज़न ये है कि कम्युनिकेशन के वेज एंड मीन्स अब बहुत फास्ट और बहुत ही अच्छे हो चुके हैं। जिस ज़माने में ये एक्ट बना था 1872 में, उस समय आपके वेज एंड मीन्स बहुत ही लिमिटेड हुआ करते थे। मतलब अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें तो उस ज़माने में अगर आपको कोई बिजनेस प्रपोजल भेजना है तो एक ही ज़रिया हुआ करता था, जो ज़्यादातर कम्युनिकेशन पोस्ट के थ्रू होते थे। अच्छा, एक चीज़ है कि पार्टीज अगर फेस टू फेस बात कर रही, फिजिकली एक दूसरे के सामने प्रेजेंट हैं, तो क्या होता था कि एक ने ऑफर दिया और इमीडिएटली दूसरे ने उसको एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया। तो उस समय अगर वो फिजिकली एक दूसरे के सामने प्रेजेंट है तो फिर यहाँ पे इस रूल्स की बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं होती। सबसे ज़्यादा अहमियत इस रूल की कब होती है? वो तब होती है व्हेन द पार्टीज आर एट ए डिस्टेंट प्लेस, दूर दूर है। मान लीजिए कि एक पार्टी मुंबई में है, दूसरी दिल्ली में है, और वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो उस समय जो ज़रिया हुआ करता था वो ज़्यादातर केसेस में लेटर्स के थ्रू करते थे। तो अब प्रॉब्लम ये आती थी यहाँ पे, तो कि कब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हुआ, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ। अगर ऑफरर उसको रिवोकेट करना चाहता है या ऑफरी उसको रिवोकेट करना चाहता है, तो उस केस में ये रूल्स बनाए गए थे कि कब वो ऑफर एक्सेप्टेंस पहुंच रहा है, रिसीव हो रहा है, तो उसके लिए रूल्स बना दिए गए ताकि यहाँ पे कोई डिस्प्यूट ना होने पाए। और अगर कोर्ट में भी केस जाता है तो इन्हीं रूल्स के बेसिस पे वहाँ पे डिसीजन हो सकेगा। तो ये इसलिए जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर पहले क्या होता है, सेक्शन 4 में हम लोग समझ लेते हैं। तो बहुत सिंपल है, स्टेप वाइज आप समझते जाइएगा तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला लिखा है, कम्युनिकेशन ऑफ ए प्रपोजल इज कंप्लीट एज सून एज इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। ठीक, जैसे ही वो ऑफरी की नॉलेज में आता है वैसे ही वो ऑफर कंप्लीट माना जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिख के रखा हुआ है, क्योंकि एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों को बहुत जल्दी से समझ में आती हैं बातें। यहाँ पे लिखा है, आशीष प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल ए हाउस टू मनीष एट ए सर्टेन प्राइस एंड द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन मनीष रिसीव्स द लेटर। तो जब वो लेटर मनीष रिसीव कर लेंगे तब कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट माना जाएगा। क्लियर? सिर्फ आपने पोस्ट कर दिया लेटर, इससे कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट नहीं हो जाता या कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट नहीं हो जाता। वो कंप्लीट कब होगा? जब वो उनको रिसीव हो जाएगा लेटर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, सेक्शन 4 क्लियरली इंडिकेट्स दैट एक्चुअल कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर इज नॉट नेसेसरी। It is sufficient if the offer comes to the knowledge of the offeree. Then it is for the letter to accept or reject the offer. ठीक है, तो वो चाहेंगे उसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, ये उनकी मर्जी पे है। तो यहाँ पे लिखा है, when an offer is sent by post, its communication will be complete when the letter making the offer reaches the offeree. तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब वो लेटर ऑफरी के पास पहुंच जाता, एंड द ऑफर इज कंप्लीटेड नॉट एट द प्लेस फ्रॉम वेयर इट वाज सेंट बट वेयर इट वाज रिसीव्ड। तो ऑफर आपका कंप्लीट कब होता है? ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि मिस्टर ए ने दिल्ली से भेजा लेटर, तो वहां से नहीं कंप्लीट माना जाएगा।
वो कंप्लीट कहाँ पे माना जाएगा, जहाँ बी ने उसको रिसीव किया। जैसे कि नीचे एक एग्जांपल दिया है मैंने, और तो यहाँ पे देखिए लिखा है राम फ्रॉम मद्रास ऑफर बाय लेटर टू सेल हिज टीवी सेट टू श्याम एट दिल्ली। तो कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर विल बी कंप्लीट ओनली व्हेन श्याम रिसीव द लेटर एट दिल्ली। ठीक, तो ये कंप्लीट कब होगा, जब श्याम उसको दिल्ली में रिसीव कर लें। ठीक है, तो ये आशा कर रहे हैं आपको यहाँ तक मामला क्लियर हो गया होगा। ये पार्ट हो गया कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का, जो कि सेक्शन 4 में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आइए, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों ही सेक्शन 4 में दिए हैं। इधर उधर कहीं आप गूगल पे और किताबों में सर्च करेंगे तो शायद आपको कहीं पे गलत लिखा हुआ मिल जाए, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों ही सेक्शन 4 में दिए। अब कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है आपका सेक्शन 5 में। ठीक, मतलब कि रिवोकेशन। ठीक, अब यहाँ पे आप आइए, तो कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor to withdraw the same। ठीक, अब प्रपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, जब ऑफरी उसको रिसीव करने के बाद लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिख के लेटर बॉक्स जो होता है ना रेड कलर का, उसमें पोस्ट कर देगा। अब जब पोस्ट कर दिया तो वो उसकी पावर से बाहर चला गया, मतलब अभी उसमें कुछ कर सकता वो कुछ नहीं। ठीक है, तो ऐसा वो माना जाएगा। कंप्लीट कब होगा, ये प्रपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, जब ऑफरी उसको लेटर बॉक्स में डाल देगा, उसकी पावर से बाहर हो गई चीज, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रपोजर ये कंप्लीट माना जाएगा। ठीक, अब एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर मानिए, मतलब मिस्टर ए ने बी को भेजा। ठीक है, तो बी के हिसाब से एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। अब मैंने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिख के भेजा, जब वो प्रपोजर के पास पहुंच जाएगा, ठीक है, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाए। तो बहुत सीधी सी बात है। आप इस बात को लॉ हटा के जरा सा बात करिए कि आपको कोई इंसान लेटर भेज रहा है, ठीक है, तो जब वो आपकी नॉलेज में आएगा तभी तो आप समझेंगे कि हाँ उन्होंने मेरे को लेटर भेजा और ये कंप्लीट हुआ। जब तक वो लेटर पहुंचेगा नहीं, वो कम्युनिकेशन कंप्लीट कैसे माना जाएगा, है ना। तो लॉ हटा के बात करेंगे तो देखेंगे कि साहब ये तो सीधी सी बात है कि मैंने आपसे कुछ कहा, जब वो आपके कान में सुनाई देगा, आपको वो लिखा हुआ मैटर मिलेगा, तभी तो आप समझ पाएंगे। तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, जब दूसरी पार्टी को वो रिसीव हो जाएगा। बहुत सीधी सी बात है। ठीक, नेक्स्ट आइए। अब यहाँ पे एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसी पॉइंट को समझाने के लिए कि ए प्रपोजेस बाय ए लेटर टू सेल ए हाउस टू बी एट ए सर्टेन प्राइस। ठीक, बी एक्सेप्ट एज प्रपोजल सेंड बाय लेटर बाय पोस्ट। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सीधी सी बात है कि उन्होंने लेटर पोस्ट किया और उनके प्रपोजल को एक्सेप्टेंस दी। मतलब सीधा सीधा बात कि एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस तैयार करके पोस्ट कर दिया। अब लिखा है कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए व्हेन द लेटर इज पोस्टेड। क्यों, लेटर पोस्ट हो गया, अब वो बी के पावर से बाहर चला गया, तो वो माना जाएगा कि हाँ कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस हो गया। एंड एज अगेंस्ट बी व्हेन द लेटर इज रिसीव बाय ए। अब बी के हिसाब से कब वो माना जाएगा कंप्लीट, जब लेटर ए ने रिसीव कर लिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल होगा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का। नेक्स्ट पार्ट पे हम बात करते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, ये जरूरी है समझना आपके लिए। यहाँ पे लिखा है क्योंकि यही वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आके डिस्प्यूट होता है, केसेस फाइल होते हैं और दुनिया भर का बवाल होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट समझना इसलिए जरूरी है, इसलिए मैंने लिख दिया इम्पोर्टेंट पॉइंट। लिखा हुआ है व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज मेड बाय पोस्ट इट इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। ठीक, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ये
कब वो होगा? जब प्रपोजर, ठीक है, प्रपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कब होगा? जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया है। तो आप ये समझिएगा बहुत मोटे मोटे तौर पे कि मिस्टर ए ने बी को कोई प्रपोजल भेजा, तो मिस्टर ए के हिसाब से जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर देंगे बी, तब वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पूरा माना जाएगा। फिर लिखा है वेयर ए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वॉज ड्यूली पोस्टेड बट वॉज डिलेड इन पोस्ट and the offerer sought to repudiate the contract, it was held that the posting of the letter was an acceptance of the offer। ठीक, तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कि पोस्टल डिपार्टमेंट कोई गड़बड़ कर रहा है, अब वो डिले हो रहा है, तो जो डिले हो रहा है तो इसमें किसी की गलती है क्या? किसी की गलती नहीं है, क्योंकि मैंने पोस्ट कर दिया लेटर, उसके बाद अगर वो पोस्टल डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से लेट हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो इसमें प्रपोजर या ऑफरी मतलब ऑफरर या ऑफरी किसी की भी गलती नहीं मानी जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी है वो ये है कि वेयर ए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वाज ड्यूली पोस्टेड बट वाज डिलेड इन पोस्ट and the offerer sought to repudiate the contract, it was held that the posting of the letter was an acceptance of the offer। ठीक, तो उन्होंने तो अपने हिसाब से सही किया, वो डिले कर रहे हैं तो ये उनकी गलती नहीं होगी। ठीक है, if the letter of acceptance is misdirected through the fault of the acceptor, there would be no communication of the acceptance। अब कुछ गड़बड़ कर दिया आपने, जैसे लिखा हुआ है बट इफ द रॉन्ग एड्रेस इज फर्निश्ड बाय द ऑफरर हिमसेल्फ ही विल बी बाउंड। अब मिस्टर ए ने एक ऑफर भेजा मिस्टर बी को, ठीक, मिस्टर बी ने जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिखा तो उसमें कुछ गड़बड़ कर दिया और एड्रेस में कहीं गड़बड़ी कर दी, तो वो बाउंड नहीं होंगे। लेकिन अगर रॉन्ग एड्रेस खुद ऑफरर ने जो है फर्निश किया, ठीक है, अब आपने अपना एड्रेस खुद ही गलत दे दिया, यही तो लिखा है बट इफ द रॉन्ग एड्रेस इज फर्निश्ड बाय द ऑफरर हिमसेल्फ ही विल बी बाउंड। ठीक है, तो ऐसे केस में कोर्ट ये देखता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सारे एविडेंसेस होते हैं। उन्होंने कहा साहब हमारे पास लेटर पहुंचा ही नहीं, क्या कैसे नहीं पहुंचा? उन्होंने कहा आपने क्या लिख के भेजा था, एड्रेस क्या था? तो जब वो लेटर कहीं से मिला और पता चला तो पता चला कि एड्रेस इन्होंने खुद ही गलत लिख दिया, तो वहां पे ऑफरर की गलती नहीं होगी। लेकिन अगर ऑफरर ने खुद अपना ही एड्रेस गलत दे दिया तो फिर वो बाउंड होगा। ठीक है, तो ये जो आपके सिस्टम है इसको नॉर्मल तरीके से अगर आप समझेंगे तो बहुत सीधी सी बात है, आप अपना एड्रेस खुद गलत दोगे तो गलती किसकी होगी? आपकी होगी। अगर आपका एड्रेस उन्होंने गलत लिख दिया तो गलती किसकी होगी? उनकी होगी, मतलब ऑफरी की होगी। अब बीच में अगर पोस्टल डिपार्टमेंट ने गलती कर दी तो ये गलती ना मिस्टर ए की होगी ना बी की होगी। तो जो कम्युनिकेशन में रूल्स लगते हैं, और ये रूल्स तभी लगेंगे साहब जब आप आज के परिवेश में भी लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हो। और ऐसा है नहीं कि लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन नहीं होता, होता है अभी भी। तो अगर वही हो रहा है तो फिर वही आधार माना जाएगा और उसी के हिसाब से डिसीजंस होंगे। लेकिन अब आज आपको पता है कम्युनिकेशन के वेज एंड मीन्स बहुत फास्ट एंड क्विक हो चुके हैं। मेल भी कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती मेल के थ्रू ही बात करती, तो वहां पे भी आपके पास सारे एविडेंसेस होते, कब पहुंचा कब नहीं पहुंचा क्या हुआ, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस शैल बी कंप्लीट अगेंस्ट एक्सेप्टर हिमसेल्फ व्हेन द लेटर रीचेस ऑफरर। ठीक है, एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब लेटर पहुंच जाएगा किसके पास? ऑफरर के पास। कौन सा लेटर? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर। जब वो पहुंच जाएगा तो कंप्लीट है। इट मीन्स दैट व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरर, एक्सेप्टर कैन नॉट रिवोक हिज एक्सेप्टेंस। अब अगर एक्सेप्टर मतलब ऑफरी उसको रिवोकेट करना चाहता है तो कब कर पाएगा? वो लेटर उनके पास पहुंचे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का, उसके पहले पहले रिवोकेट करना पड़ेगा। अभी आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज कम्युनिकेशन अगेंस्ट एक्सेप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल।
या इसको कह लीजिए ऑफर, तो कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा और किन मामले में वो वैलिड माना जाएगा, ये आपका पॉइंट दिया हुआ है सेक्शन 5। तो यहां भी लिखा है ए प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टर। बहुत सीधी सी बात है। अगर प्रपोजल के पॉइंट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कब कंप्लीट माना जाएगा, अगर आप उसको रेवोकेट करना चाहते हैं तो वो लेटर उनके पास पहुंचे उसके पहले पहले आप रेवोकेट कर लीजिए, तो ये वैलिड माना जाएगा, लेकिन उसके बाद नहीं। अभी आप आगे जो केस लॉ या एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, ये क्लियर हो जाएगा पॉइंट, फिर दोबारा आके इस पॉइंट को पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एट अगेंस्ट द प्रपोजर। ठीक है, तो अगेंस्ट द प्रपोजर जो है कंप्लीट कब माना जाएगा, उसके एक्सेप्टेंस से पहले, मतलब उनके पास लेटर पहुंचने के पहले पहले आप रिवोकेट कर दीजिए। ठीक, therefore the letter revoking the offer must be received before the letter of acceptance is posted by the acceptor, and once the letter of acceptance is posted offer cannot be revoked। तो बहुत सीधी सी बात है। एक छोटा सा एग्जांपल, ए ने बी को लेटर भेजा, क्लियर, बी को मिल गया, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट। ठीक, फिर बी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिखा, ठीक है, बी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिखा और उसको पोस्ट कर दिया और वो ए के पास पहुंच गया, तो आपका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन इसके बीच में अगर ऑफरर रिवोकेट करना चाहता है तो वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वो लेटर बॉक्स में पोस्ट किया जाए, उसके पहले पहले उनका लेटर ऑफ रिवोकेशन पहुंच जाए, तो लेटर ऑफ रिवोकेशन वैलिड होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे लिखा है ना, वंस द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड ऑफर कैन नॉट बी रिवोक्ड। बहुत सीधी सी बात है। तो आगे जो हम लोग केस पढ़ने जा रहे हैं उसमें इसी पॉइंट को लेके बहस हुई थी, इसी पॉइंट को लेके जजमेंट हुआ था। तो ये जो साइकिल है ना, ये साइकिल आपको समझनी पड़ेगी कि कब उन्होंने लेटर ऑफ ऑफर भेजा, कब वो कंप्लीट माना जाएगा, फिर कब उन्होंने एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा, वो कब कंप्लीट माना जाएगा, और इसी बीच में अगर वो अपना ऑफर रिवोकेट करना चाहते हैं तो बहुत सीधी सी बात है, उनके लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बनाने से कुछ नहीं होगा। बना के रख लिया, ड्रॉर में भूल गए, पोस्ट ही नहीं किया, तो कोई फायदा नहीं है ना। तो वो पोस्ट जब कर दिया तो उधर से मामला गाड़ी चल चुकी, अब वो नहीं रोकी जा सकती। लेकिन अगर पोस्ट करने के पहले, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करने के पहले आपका रिवोकेशन लेटर पहुंच गया तो वो रिवोकेशन वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए मजेदार केस इसके बाद, ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला है, इसको आप सिंपली पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। लिखा है ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल ए हाउस टू बी एट ए सर्टेन प्राइस। फिर लिखा है ए रिवोक हिज प्रपोजल बाय टेलीग्राम। अब देखिए ये उस जमाने का केस है, एग्जाम्पल है जब टेलीग्राम चला करते। ये टेलीग्राम अपना वाला मत समझिएगा, यहाँ पे जो आजकल वो चलता ना टेलीग्राम चैनल और वो सोशल मीडिया पे, ये टेलीग्राम वो है जो अब भारत सरकार बंद कर चुकी। क्यों? अब टेलीग्राम करने कोई जाता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है साहब। उस समय आपको अगर बहुत जल्दी कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी तो टेलीग्राम बड़ी आपकी इमरजेंसी सर्विसेज में किए जाते थे, क्योंकि उस समय वेज एंड मीन्स बहुत फास्ट नहीं थे। लेटर लिख के भेजोगे 15 दिन में पहुंचेगा। हैं, किसी बड़े बुजुर्ग की डेथ हो गई घर में तो पहले टेलीग्राम भेजा जाता था, और टेलीग्राम में बड़े लिमिटेड वर्ड्स लिखे जाते थे, कम सून फादर इज नो मोर। क्यों? उसके चार्जेस बड़े होते थे, हर एक लेटर का चार्जेस होता था, तो वो बड़ा महंगा होता था, और उसकी गारंटी होती थी कि 24 घंटे में पहुंच जाएगा। इससे जल्दी आप कुछ पहुंचा नहीं सकते थे, उस जमाने की ये बात है। अब अगर आप टेलीग्राम किसी को करोगे तो वो घर आके थप्पड़ मारेंगे। क्यों मारेंगे? कि अरे ऐसी इंपॉर्टेंट बात थी, फोन कर देते, व्हाट्सएप कर देते, मेल कर देते, फोन कर देते, तुरंत पहुंच जाता। तो उस समय वेज एंड मीन्स इतने ज्यादा फास्ट नहीं होते थे।
अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि उनको रिवोक करना था, तो उन्होंने क्या किया, टेलीग्राम से रिवोक कर दिया। टेलीग्राम से रिवोक करने का फायदा क्या होगा, 24 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक, तो आपका लेटर जो प्रपोजल वाला था, शायद उसके पहुंचने के पहले ही टेलीग्राम पहुंच जाए, रिवोकेशन वैलिड हो जाएगा। अब यहां पे लिखा रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए वेयर द टेलीग्राम इज डिस्पैच्ड एंड इट इज कंप्लीट एट अगेंस्ट बी एज अगेंस्ट बी व्हेन बी रिसीव्स इट। बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है। मिस्टर ए पोस्टेड ए लेटर ऑफ ऑफर टू मिस्टर बी, ये बात हो गई। फिर लिखा है एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्टेड। ठीक है, अब बी के लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट करने के पहले अगर आपका रिवोकेशन लेटर पहुंच गया तो वो क्या होगा, वैलिड माना जाएगा। तो यहां पे लिखा है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्टेड, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अगर पोस्ट कर दिया गया तो फिर ऑफर रिवोकेट नहीं होगा, नीचे लिखा नो रिवोकेशन ऑफ ऑफर। लेकिन अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं किया गया तब तक, तो ये आपका लेटर ऑफ रिवोकेशन वैलिड माना जाएगा जो टेलीग्राम से भेजा गया। तो ये बेस्ट एग्जांपल है आपको ये समझने का कि कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर जो है वो कंप्लीट कब माना जाएगा और वैलिड कब माना जाएगा। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब इसी को और क्लियरली समझने के लिए मैंने एक केस डाला हुआ है, बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है 1899 का, लंदन एंड नॉर्दर्न बैंक वर्सेस जोन्स। ठीक है, अब आप इसको जरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एप्लीकेंट अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन ऑन अक्टूबर 15 1898। डेट्स का और टाइम का बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप सारा कंसेप्ट। 15 अक्टूबर 1898 को एक लेटर भेजा गया, एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स। तो शायद आपने पढ़ा होगा, मेरे से सुना भी होगा, अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने बताया था कि जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो वो क्या माना जाता है, इनविटेशन टू ऑफर। क्लियर, और उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के बाद आप जब शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो तो वो क्या माना जाता है, ऑफर। तो यहां पे वही लिखा है कि मिस्टर जोन्स ने ऑफर दिया, क्या दिया, कि मैं आपकी कंपनी के 1000 शेयर्स खरीदना चाहता हूं। कब दिया, 15 अक्टूबर 1898 को। क्लियर, अब उसके बाद जब कंपनी एक्सेप्टेंस देती है, ठीक है, तो इसको ऐसे मान लीजिए कि कंपनी जब आपको शेयर्स अलॉट करती है तो वो माना जाता है एक्सेप्टेंस। तो इसका बहुत क्लोज रिलेशन है आपके इस चीज से। वो मैंने एग्जांपल बेशक दिया होगा 101%, अगर आप पुराने वीडियोस में जाके देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर लिखा ही रिट्रैक्टेड हिज एप्लीकेशन बाय रजिस्टर्ड मेल ऑन अक्टूबर 26। तो उसने रिट्रैक्ट किया, रिट्रैक्ट का मतलब रिवोकेट किया। अब आप देखिए इसमें जहां भी रिवोकेशन यूज हो रहा है वहां पे ऐसा वेज एंड मीन्स यूज कर रहे हैं जिससे जल्दी पहुंच जाए। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा, बच्चों को शायद ना हो तो इसको जरा अपने पेरेंट्स से पूछिएगा। एक हम लोग लेटर भेजा करते थे साधारण डाक से, जनरल पोस्ट, तो वो अपनी नॉर्मल स्पीड से पहुंचता है, हफ्ते 10 दिन लगा देगा। आप रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से भेजोगे तो वो जल्दी पहुंचेगा। बहुत ज्यादा जल्दी पड़ी है तो टेलीग्राम से उस जमाने में भेज देते तो 24 घंटे के अंदर पहुंच जाता। तो आप ये देखिए कि लेटर ऑफ कम्युनिकेशन मान लीजिए आपने ऐसी साधारण डाक से भेज दिया, अब आप रिवोकेट करना चाहते हो तो ये सही बात है कि रिवोकेशन लेटर भी अगर आप साधारण डाक से भेज देंगे तो वो भी धीरे धीरे चलेगा। वो आगे आगे चल रहे हैं लेकिन वो धीरे धीरे चल रहे हैं, आप जो पीछे से भेजोगे लेटर वो भी धीरे धीरे चलेगा। तो बट ऑब्वियस है वही पहले पहुंचेगा, अनलेस एंड अनटिल पोस्टल वाले कुछ गड़बड़ी ना करें। कभी अभी होता ना कोई लेटर दब गया, पड़ा हुआ है, पहुंचा ही नहीं। हम लोग अपने ज़माने में लेटर लिखा करते थे, पता चला वहाँ पूछा उन्होंने कहा आए लेटर तो कोई नहीं आया। अरे कहाँ चला गया, अब कहाँ चला गया कैसे पता करोगे, कुछ नहीं पता चलता। कभी कभी लेटर ऐसे गायब हो जाते, वो पोस्टल डिपार्टमेंट की लापरवाही होती है। अब अगर आप यहाँ पे देखिए कि आप रिवोकेट करना चाहते हो तो मैंने हर जगह एग्जाम्पल में डाला है, कहीं वो टेलीग्राम से भेज रहे हैं, कहीं वो रजिस्टर्ड मेल से भेज रहे हैं, कहीं वो स्पीड पोस्ट से भेज रहे हैं। क्यों, ताकि लेटर ऑफ रिवोकेशन लेटर ऑफ ऑफर के पहले पहुंच जाए।
पहले पहुंच जाएगा तो आपका रिवोकेशन वैलिड माना जाएगा, वरना वो लेटर पहुंच गया, आपका एप्लीकेशन जो आपने दी शेयर्स के लिए, और कंपनी ने उसको एक्सेप्टेंस दे दिया, अलॉट कर दिया, और उसको लाल वाले डब्बे में, जिसको लेटर बॉक्स कहते हैं, डाल दिया, तब आपका ऑफर रिवोकेट नहीं हो सकता। तो देखिए 15 अक्टूबर को उन्होंने भेजा, और रजिस्टर्ड मेल से he retracted his application by registered mail on 26 अक्टूबर। ठीक। फिर अक्टूबर 27 को लिखा है, द विड्रॉल अराइव्ड अराउंड 8:30 AM, सुबह 8:30 बजे पहुंचा, एंड द कंपनी सेक्रेटरी ओपन इट एट 9:30। यहां से समय का ध्यान रखिएगा, 8:30 पे पहुंचा, 9:30 पे उसको खोल के देखा। ठीक, चलिए। मीन वाइल ऑन अक्टूबर 26, जिस दिन उसने वो किया था, द कंपनीज बोर्ड डिसाइडेड टू प्रोवाइड द एप्लीकेंट द शेयर्स एंड एक्सेप्टेड हिज ऑफर इन राइटिंग। 26 को एक बोर्ड की मीटिंग हुई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि शेयर्स अगर अलॉट कर रही कंपनी तो बोर्ड की मीटिंग होती है, और वो डिसाइड करते हैं किसको हमें शेयर्स अलॉट करना है, किसको नहीं करना। तो एक मीटिंग हुई और उन्होंने शेयर्स अलॉट कर दिए, और उसको एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस तैयार करके और वो दे दिया, पोस्ट नहीं किया। अब यहां पे लिखा है, ऑन अक्टूबर 27 एट अराउंड 7 in the morning the allocation letters were gathered during the night and taken out to be mailed। है ना, टेकन आउट टू बी मेल्ड। कब? अक्टूबर 27 को। अब उसके बाद लिखा है, द लेटर वॉज गिवन टू ए पोस्टमैन ऑन ए लंदन स्ट्रीट एट रफली 7:30 AM। ठीक है, तो साहब ये वो टाइम है जो 8:30 पे उनका लेटर ऑफ रेवोकेशन पहुंचा था, और 7:30 पे ये दे दिया गया। किसको दे दिया गया? गिवन टू ए पोस्टमैन ऑन ए लंदन स्ट्रीट एट रफली 7:30 AM। ठीक है, लेकिन अभी इसका ट्विस्ट आपको समझ में आएगा। द लेटर ऑफ द लेटर वॉज सेंट एट 11 AM बेस्ड ऑन द पोस्टमार्क। तो पोस्टल डिपार्टमेंट के एविडेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेटर बेसिकली कै बजे भेजा गया? 11 बजे सुबह। 7:30 पे उनका रेवोकेशन पहुंच चुका था। 8:30 पे कंपनी ने, या 7:30 पे दे दिया था, और उसी टाइम पे लगभग 8:30 पे उनका रिवोकेशन पहुंचा। अब रिवोकेशन ऐसे अगर आप रिकॉर्ड में देखेंगे तो रिवोकेशन बाद में पहुंचा। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस या जो शेयर्स अलॉट किए गए थे उसका लेटर तैयार करके पोस्टमैन को दे दिया गया था। पोस्टमैन ने उस लाल वाले डब्बे में लेटर बॉक्स में उसको पोस्ट नहीं किया था, तो ये कंप्लीट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जब पोस्ट कर दिया जाएगा, जब वो ऑफरी की रीच से बाहर चला जाएगा। क्योंकि आप ये याद रखिएगा, वंस यू ड्रॉप द लेटर इन द लेटर बॉक्स, इट इज आउट ऑफ द रीच ऑफ द ऑफरी। अब तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, हैं? तो ये चीज याद रखिएगा। इसी पे जज ने पहले बोला कि होल्डिंग दैट द एप्लीकेंट विथड्रू हिज ऑफर अराउंड 8:30 और 9:30, the company was unable to demonstrate that the acceptance of his offer had been posted beforehand। कंपनी ये बता ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि वो ये चीज बता नहीं पाए कि जब लेटर ऑफ रेवोकेशन आया उसके पहले हम जो है पोस्ट कर चुके हैं। अब पोस्टल गाइड यहाँ पे है, एक्सप्रेसली स्टेट्स, मतलब जो पोस्टल डिपार्टमेंट से जब एविडेंसेस निकाले गए कि फलाना लेटर कै बजे पहुंचा, कै बजे डाला गया, ये सारी चीजें, तो वहां से पता चला, लिखा हुआ है, एक्सप्रेसली स्टेट्स दैट द टाउन पोस्टमैन आर नॉट अलाउड टू टेक चार्ज ऑफ लेटर्स फॉर द पोस्ट। I cannot therefore regard the postman as anything better than a boy messenger employed by the company to post the letters, and the mere fact of handing the letter to the postman was not a posting of the letter। तो मान लीजिए, इसको ऐसे ही मान लीजिए कि उनके कंपनी में एक पियोन था, या कोई एक पोस्टल के लिए उन्होंने रख रखा था, उसको दे दिया, सुनो ये जाके लेटर पोस्ट कर देना। उसने कहा ठीक है, पोस्ट कर देंगे। लेकिन उसने पोस्ट एक्चुअली कब किया? 11 बजे।
तो उससे कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल लेटर ऑफ रेवोकेशन वो तो सुबह 8:30 बजे पहुंच चुका था। अब वो बात अलग है कि कंपनी ने उसके पहले ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस तैयार कर लिया था, लेकिन पोस्ट नहीं किया था, है ना। इसको ऐसे ही मान लीजिए कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपने तैयार कर लिया, पोस्ट नहीं किया, ठीक है। तो पोस्ट नहीं किया तब तक वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप फिर से पढ़िएगा। अब दूसरा केस है डनलप वर्सेस हिगिंस। ये प्लीज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे इसको देख लो, समझ लो, और मेरे को समझ के बताइएगा कि इस केस के फैक्ट्स में क्या था और व्हाट वाज हेल्ड इन दिस केस। थोड़ी देर के लिए मैं शांत हो रहा हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं आराम से, और उसके बाद आप देखिए और मुझे समझाइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि एक्चुअली ये केस आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ये हैं इश्यूज डनलप वर्सेस हिगिंस केस के, और नीचे उसकी रीजनिंग दी हुई है, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा और देख के आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि एक्चुअली ये केस आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर लंदन एंड नॉर्दर्न बैंक वर्सेस जोन्स समझ में आ गया तो ये भी आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, है ना। अब देखिए बहुत इजी है, लिखा है एन एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एट अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। और वो कंप्लीट कब माना जाएगा? जब वो लेटर आप पोस्ट कर देंगे, बहुत सीधी सी बात, ठीक। वेयर an acceptance is sent by post, it stands complete against the acceptor when the letter reaches the offerer। एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट कब माना जाएगा? जब वो लेटर पहुंच जाएगा किसको? ऑफरर को। एंड इट मीन्स दैट एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड बिफोर द लेटर एक्चुअली रीचेस द ऑफरर, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस रिवोक कब किया जा सकता है? जब वो ऑफरर के पास पहुंचे उसी के पास, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे? कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। भाई जैसे हम ऑफर रिवोकेट कर सकते हैं ऐसे ही हम एक्सेप्टेंस भी रिवोकेट कर सकते हैं। तो रूल्स मोर और लेस एक ही तरीके से लगता है, ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट में है, ये बहुत छोटा सा और बहुत ही इजी एग्जांपल है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्टेड बाय बी ऑन 14 रीचेस ए ऑन 16, then B may revoke his acceptance at any time before the letter of acceptance reaches A, that is 16th, but not afterwards। तो 16th के पहले पहले अगर आप उसको रिवोकेट कर ले रहे हो तो वो वैलिड माना जाएगा, वरना नहीं। ये एक्सेप्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, मतलब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगर आप रिवोकेट करना चाहते हो तो उस केस में क्या रूल होगा। तो एक ही रूल है कि वो लेटर आपका पहुंचने के पहले रिवोकेशन वाला लेटर पहुंच जाए, और वो पहुंचाने का तरीका यही है कि वेज एंड मीन्स जो उस जमाने में फास्ट हुआ करते थे वो यूज करें, ठीक। नेक्स्ट पार्ट, एक एंसन थे, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कोट लिखा था इसके लिए, वो इसलिए मैं यहाँ पे मैंने डाल दिया है कि ये शायद आपको समझने में फायदा करे। जैसे लिखा है, पोजीशन रिलेटिंग टू रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय एंसन इन द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें लिखा है, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट ए लाइटेड मैच इज टू ट्रेन ऑफ गन पाउडर। इट प्रोड्यूसेस समथिंग which cannot be recalled or done। बड़ा इजी है। आप ना दिवाली में पटाखे जगाते हो तो वो क्या होता है? गन पाउडर, बारूद। उसमें एक बार आपने ना ऐसा दिया सलाई जला के और आग लगा दी तो उसके बाद आप कुछ कर सकते हैं? क्या करते हैं उसके बाद? आप भागते ही हैं। मतलब कहने का ये है कि उसको आप फिर अनडन नहीं कर सकते।
तो अब जरा इसको समझिएगा। लिखा है एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट ए लाइटेड मैच इज टू ट्रेन ऑफ गन पाउडर। तो वंस यू हैव गिवन द एक्सेप्टेंस, आपके रीच के बाहर हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वही है। ठीक, बड़ा अच्छा कोट लगता है मेरे को, इसको आप जो है पढ़ के अच्छे से समझिएगा, तो ये सारा प्रकरण आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। हियर गन पाउडर स्टैंड फॉर ऑफर एंड द लाइटेड मैच स्टैंड फॉर एक्सेप्टेंस। तो गन पाउडर में आप जब दिया सलाई लगा देते हो, लाइटेड मैच जली हुई दिया सलाई, तो लिखा है सो व्हेन ए लाइटेड मैच इज शोन टू ए ट्रेन ऑफ गन पाउडर इट एक्सप्लोड्स एंड समथिंग हैपेंस विच कैन नॉट बी अनडन। उसके बाद आप भागते ही हैं, उसमें कुछ कर नहीं सकते। ठीक, सिमिलरली एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड कैन नॉट बी रिवोक्ड। तो ऑफर अगर एक्सेप्ट कर लिया गया तो वो रिवोक नहीं हो सकता, और एक्सेप्ट कब होगा, जब आप लेटर डाल दोगे। बट सो लॉन्ग ए लाइटेड मैच इज नॉट शोन द गन पाउडर रिमेन्स इनर्ट एंड कैन बी रिमूव्ड। बहुत सीधी सी बात है, जब तक आप उसमें दिया सलाई नहीं लगा रहे हो, कुछ भी कर सकते हो ना, इनर्ट है, आप उसको रिमूव भी कर सकते हो। ठीक, लेकिन एक बार आपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, फिर वो वही बात है कि फिर उसको अंडर नहीं किया जा सकता। Thus, an offer, unless it is accepted, does not create any legal relationship between the parties. An offer by itself is inert like a gunpowder. It can be revoked before it is accepted. आशा कर रहे हैं अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मीनिया विद मनीष।